हाँ नमस्कार भाई रीट वालों, कैसी चल रही है तैयारी? बढ़िया चल रही है तैयारी। चलो बहुत बढ़िया। तैयारी करते रहो भाई, मजा तभी तो आएगा। चलो आपकी तैयारी को और शानदार बनाते हैं। बाल विकास के प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विकास का कौन सा आयाम नोम चोम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है? भैया जैसे ही नोम चोम्स्की आपको प्रश्न में दिख जाए, आपको भाषा विकास से जोड़ देना है। किससे विकास से जोड़ देना है? भाषा विकास से। खूब पढ़ा है आपने, खूब पढ़ा है। दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती है। भाई साहब व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत, ये बोल रहे हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं ये बेसिकली बेसिकली इनेट यानी कि जन्मजात होती है। सबको पता है जन्मजात होती है, सही बात है ना। आपके वंशानुक्रम का बहुत बड़ा प्रभाव यहाँ पर रहता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया? दोस्तों ध्यान रखना, ये पर्सनैलिटी की बात कर रहा है, व्यक्तित्व के सिद्धांत की बात कर रहा है, ध्यान रखना। तो आपको पता है ऑलपोर्ट ने व्यक्तित्व से संबंधित सिद्धांत दिए कि नहीं दिए? बताओ, पढ़े है ना तुमने? तो जरूर दिया है इसने तो भैया। सिगमंड फ्रायड ने दिया कि नहीं दिया? केटल ने दिया कि नहीं दिया? तो बी एफ स्किनर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? स्किनर महोदय। स्किनर महोदय ने क्या दिया भाई? अधिगम का सिद्धांत दिया, सबको पता है ना। अधिगम का सिद्धांत दिया। तो यहाँ पे पूछ रहा है व्यक्तित्व का किसने प्रतिपादित नहीं किया। ध्यान रखना, ऐसे प्रश्नों को बच के रहना भाई, ये याद होते हुए भी गलत हो सकते हैं, है ना, नई वाले। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत पढ़ा है तुमने। मॉर्गन मूरे बहुत पढ़ा है। मॉर्गन और मूरे के द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया भैया? अरे तुम्हें याद था, वो तो ऑप्शन में नहीं है। अरे तुम्हें क्या याद था भैया? टैट याद था। टैट याद था ना तुम्हें, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। लेकिन वो तो भैया ऑप्शन में नहीं है। तो क्या करेंगे अब बताओ, जल्दी बताओ क्या करेंगे इसमें? कथानक संप्रत्य परीक्षण करेंगे। क्या करेंगे? कथानक संप्रत्य परीक्षण। क्यों करेंगे भैया? क्योंकि इसी को कहते हैं चित्र कहानी परीक्षण, इसी को कहते हैं कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, और इसी को कहते हैं प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, यानी कि थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, टैट बोलते हैं इसको, है ना। 30 कार्ड, बिल्कुल सही है ना। 30 कार्ड पर चित्र और एक खाली वाला। मॉर्गन मूरे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भाई। चलो भाई अगला प्रश्न पर चलते हैं। 5वें नंबर का प्रश्न ले लो भाई। 5वें नंबर का प्रश्न क्या है देखो, एक बालक की वृद्धि में कौन सा कारक संबंधित नहीं है? भाई साहब वृद्धि की बात कर रहा है, ग्रोथ की बात कर रहा है। इसकी बात कर रहा है ग्रोथ की। अब तुम खुद समझदार हो यार, ग्रोथ में बताओ पोषण है कि नहीं जिम्मेदार? बिल्कुल है, पोषण है जिम्मेदार। अगर खान पान न्यूट्रिशन जरूरी है, नींद जरूरी है कि नहीं है भाई? बिल्कुल जरूरी है। हेल्थ बिल्कुल जरूरी है। क्या जरूरी नहीं है? डोमिसाइल यानी कि अधिवास बिल्कुल जरूरत नहीं है। अधिवास की बिल्कुल जरूरत है नहीं है, यानी कि रिलेटेड नहीं है ये किससे? वृद्धि से रिलेटेड। अधिवास का कोई फर्क नहीं पड़ता। पोषण, निद्रा और स्वास्थ्य का यहाँ पे वृद्धि से संबंधित कारक है। डी आपका उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सही जा रहा है उत्तर भाई साहब। अगर तुम्हारे सही जा रहे हैं तो तुम्हें कौन फेल करेगा बता? रीट में सारे लोग पास होंगे ना। इच्छा होनी चाहिए, बस इच्छा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है भैया? क्लियर पता चल रहा है? छठे वाले प्रश्न का उत्तर क्या आएगा बताओ? स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैस्ट्रीज पढ़ा है क्या आपने? रेवेन के दो प्रकार बताया था ना उसने। एक तो सीपीएम बताया था और एक एसपीएम, है ना। रंगीन प्रोग्रेसिव मैस्ट्रीजेज और स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैस्ट्रीज। ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है ना। परीक्षा में फिर से रिपीट हो सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ज्यादा टेंशन मत लेना होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7 वाला, बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता शामिल नहीं है? भाई साहब जो ये गार्डनर है ये तो आपको पता है मिलेगा ही मिलेगा। और इसके जितने भी 8 प्रकार इसने बताए ना, 8 प्रकार याद होने चाहिए आपको। 8 प्रकार, भाषागत, तार्किक, गणितीय, देशिक, स्थानिक, संगीतात्मक, शारीरिक, गति संबंधी, अंतर्व्यक्ति, अंतर्व्यक्ति, प्रकृतिवादी, जो भी दिया है सारे याद हो। पता चल गया उत्तर का? क्या है इसका आंसर? सी। सामयिक नहीं दिया इसने, बाकी सारे दिए हैं। दिए कि नहीं दिए बताओ? ये सारे दिए हैं, इसने ये नहीं दी सामयिक। तो 7वें का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा यहाँ पे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिए हैं भाई। अगला प्रश्न देखो, रचनात्मक चिंतन कौन से प्रकार से संबंधित है? भैया फिर से पूछ लिया। रचनात्मक पूछ लो, सृजनात्मक पूछ लो, भैया एक ही बात है ना। क्रिएटिविटी। आप बताओ इसको तुरंत प्रभाव से बताओ। 8वें का उत्तर बहुत पढ़ा है, L1 में भी आया था प्रश्न, सेम टू सेम रिपीट हुआ है। अब सारी चिंतन, है ना। डाइवर्जेंट थिंकिंग, भाई कितनी बार पूछोगे इस प्रश्न को? याद कर लो, ये फिर से छप सकता है ना। क्रिएटिविटी, रचनात्मक, अब सारी चिंतन याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। अरे तुम समझदार हो भाई, रीट की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें याद रहेगा, हर चीज याद रहेगी तुम्हें। नंबर 9 चलो, मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? यानी कि कह क्या रहा है, यानी कि आपको चेंज किया है, रिप्लेस किया। देखो टर्म है मेंटल रिटार्डेशन, अब इसको किसके साथ रिप्लेस किया गया है? ये कह रहा है कि मानसिक विमंदित शब्द को हटा करके कौन सा शब्द लगा दिया गया है? बताओ। बहुत ही शानदार प्रश्न दिया है भाई। तो इसको तो आपको पता ही है, बौद्धिक अयोग्यता। क्या आएगा इसका आंसर? ए आ जाएगा भैया, बौद्धिक अयोग्यता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मान लिया इसको, है ना। रिप्लेस कर दिया। मेंटल रिटार्डेशन अच्छा नहीं लग रहा था ना, अभी बढ़िया लग रहा है। देखो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बहुत बढ़िया कर दिया उत्तर।
कर दिया भाई, कर दिया, कह रहे हैं सबका सही है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मजा आ रहा है ना। देखो कॉन्फिडेंस लाना है लास्ट के समय में, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया वो जीत गया, ठीक है ना, वो जीत गया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कई लोग क्या करते हैं, प्रयास छोड़ देते हैं परीक्षा से पहले आकर के। प्रयास में कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि प्रयास करोगे तो सत्य यानी कि निश्चित हो जाएगी जीत तुम्हारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। क्या पूछ रहा है, व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा बताओ, पढ़ा होना चाहिए। स्थिर, स्थायी और अनूठा, बिल्कुल सही है। तो क्या आएगा इसका उत्तर, जनरल आ जाएगा इसका उत्तर, सामान्य है ना, नॉर्मल। नॉर्मल ये नहीं है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन चल जाओ, नंबर 11, पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को क्या कहा जाता है। कितनी बार बोले भाई, कितनी बार बोले इसको बताओ। डिसकैलकुलिया बताओ, गणितीय विकार है, क्या है, गणितीय विकार। डिसग्रेफिया, लिखने से संबंधित दिक्कत है ना, लिखने से संबंधित कठिनाई। डिसलेक्सिया भाई कितनी बार आएगा तू, ये भी देखो बार बार आ रहा है ना, पढ़ने से संबंधित डिसलेक्सिया। कर दिया होगा इसको, फोड़ दिया ना, अरे छा गए तुम लोग, छा गए भाई, छा गए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12 वाला, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि ऐसे लोग, ऐसे बालक जिनको बहुत कम सुविधाएं मिल रही है ना, वंचित बालक है वो, क्या कहेंगे इसको बताओ। 12वें का उत्तर तुम खुद बता दो, सिंपल है भाई, प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक है वो, है ना, डिसएडवांटेज चिल्ड्रन है भाई, उसको मिल नहीं रहा यार, क्या करे, है ना, आधारभूत सुविधा से वंचित है ना बालक। तो ये आ जाएगा सी ऑप्शन, 12वें का सही है। इसको आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण, कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण क्लियर कट दिख रहा है। अब तुम बताओ मुझे, कुसमायोजन कैसे दिखेगा बच्चे का। अरे बच्चा क्या करेगा, ढंग से बात नहीं करेगा, तोड़ फोड़ करेगा, गाली गलौज करेगा, समाज के नियमों को नहीं मानेगा, विद्यालय का काम करके नहीं ले जाएगा, सही है ना, छेड़छाड़ करेगा, आक्रमण, क्रोधित, झूठ बोलेगा, ये सारे के सारे क्या है, कुसमायोजन के व्यवहारात्मक लक्षण है। तो आपके सामने उत्तर निकल कर आ गया होगा, क्या आ गया बताओ, एक कर दें, आक्रामकता, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जा रहे हो तुम लोग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। ऐसे बच्चे, विशेष आवश्यकता का मतलब समझ रहे हो, CWSN बच्चों की बात कर रहे हैं, CWSN बच्चों की बात कर रहा है। देखो CWSN, ये परीक्षा में सीधा भी आ सकता है टर्म। CWSN का मतलब होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ऐसे बच्चे जिनको विशेष आवश्यकता है, कौन सी विधि उनके लिए प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। तो सीधा आप बता सकते हैं, देखो पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, बिल्कुल पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण हो सकता है उनका, क्योंकि विशेष आवश्यकता है तो पाठ्यक्रम को थोड़ा डिफरेंट किया जा सकता है। खेलकूद एवं अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास, इसको देखते हैं, ये भिन्न शिक्षण विधियां, बिल्कुल उनके लिए भिन्न शिक्षण विधियां होंगी, भिन्न पाठ्यक्रम होगा। विशेष गतिविधियों के लिए ट्रेनिंग, बिल्कुल ये भी होगा। तो आंसर सीधा निकल गया, क्या, बी नंबर आ जाएगा भैया आपका आंसर, क्या आ जाएगा, बी नंबर। खेलकूद एवं अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास नहीं होगा, क्योंकि उनको अलग से स्पेशल आवश्यकता है, ठीक है ना, ये तो कॉमन चीज हो गई, ये तो क्या हो गई, कॉमन चीज हो गई। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 15 नंबर, इवान पावलोव, इवान पावलोव भैया, इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत निम्न के द्वारा समझाता है। अरे इसके बहुत सारे नाम है, पावलोव के सिद्धांत के कितने नाम है आपको पता है क्या। पावलोव अनुबंधन सिद्धांत कह दो, उद्दीपन साहचर्य सिद्धांत कह दो, या अनुबंधन सहज क्रिया कह दो, प्रतिस्पर्ध, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, बी कर देंगे इसका, क्या कर देंगे, एसोसिएशन, ठीक है ना, एसोसिएशन कर देंगे भैया, क्या कर देंगे, एसोसिएशन। 15 का उत्तर क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे, बिल्कुल सही है। 16वें पे आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है भैया। अधिगम में क्या क्या होता है, अधिगम में प्रतिबिंबन होता है, रिफ्लेक्शन बिल्कुल होता है, आर्ग्यूमेंट तर्क होता है, इमेजिनेशन कल्पना होती है, क्या नहीं होती, परिपक्वता। भाई परिपक्वता तो एक अलग ही चीज है। परिपक्व क्या है, ये तो हमारा एक निश्चित परिवर्तन है ना, जो उम्र जैसे जैसे बीतती जाती है और हम परिपक्व होते जाते हैं, तो बिल्कुल ये बात अलग है था ना, ये बिल्कुल अलग बात आ रही है। सी ऑप्शन कर देंगे 16वें का, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है ना। 17वें पे आ जाओ, अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई। अरे याद आ गया होगा, स्किनर भाई साहब, स्किनर देखो जिंदाबाद है ना कि नहीं है भाई साहब, स्किनर जबरदस्त आदमी था ना, पुनर्बलन की बात करता है, तो यही हो गया पुरस्कार की भावना, यानी कि BF स्किनर। कर देंगे, अरे कर देंगे तुम लोग भाई साहब, खतरनाक तैयारी है तुम्हारी, हल्के मतलब अपने आप को, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस रहो, कॉन्फिडेंस से आधा गेम जीत जाता है भाई आदमी, जो कॉन्फिडेंस हार जाता है वो गेम भी हार जाता है ना। चलो भाई अगला प्रश्न देखो, अधिगम की अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य, अधिगम की बात कर रहा है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। भाई साहब तुम लोग पढ़ रहे हो, B.Ed STC से पढ़ रहे हो, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात है। और कैसा परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन है, बिल्कुल बात सही है। अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल है यार, तुम जितना अभ्यास करोगे उतना ज्यादा अच्छा लर्निंग होगा कि नहीं होगा।
अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया। अरे भाई अधिगम तो एक सतत प्रक्रिया है ना, यही आंसर आ जाएगा डी। 18वें का क्या आ जाएगा डी। ये संबंधित नहीं है, बाकी सारे अधिगम से संबंधित है। ये कथन आ सकते हैं, अच्छे वाला है प्रश्न, अच्छा प्रश्न है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, 19वें पे। शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भैया। अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझाव दिया गया है, ये प्रश्न है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, कमेंट करो फटाफट से बताओ, इसका हो जाएगा जोसेफ डी नोवाक। जोसेफ डी नोवाक बहुत ही जबरदस्त बंदा था ये, ठीक है ना। इसने मानचित्रण अवधारणा तकनीक जो है उसको एजुकेशन के अंदर प्रविष्ट करवाया। 20 नंबर चलो भाई। शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? यानी कि शिक्षण के उद्देश्य होते हैं ना, उन पर आधारित नहीं है। संज्ञानात्मक शिक्षण होना चाहिए, ठीक है ना। वर्णनात्मक शिक्षण, अरे आजकल वर्णनात्मक शिक्षण का कोई महत्व है क्या? नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा बी, यही आंसर हो जाएगा। भावात्मक शिक्षण चाहिए, मनोगत्यात्मक, बिल्कुल साइकोमोटर चाहिए, तो बी उत्तर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? बी उत्तर। सबका सही होगा ये तो, क्योंकि सब पता है वर्णनात्मक अमनोवैज्ञानिक प्रकार है, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो भाई, 21वां। नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मक विधि को कहा जाता है। समूह रचनात्मक विधि पढ़ी है तुम लोगों ने? अरे पढ़ी है क्या बताओ? बिल्कुल, तुमने इसको पढ़ा होगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। क्या पढ़ा होगा? ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। याद आ रहा है कुछ? मस्तिष्क विप्लव युक्ति आ रहा है ना, तो यही उत्तर हो जाएगा इसको, है ना। आसबर्न पढ़ा होगा आपने, आसबर्न। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? बताओ। कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? क्लियर बताओ फटाफट से, क्या क्या आएगा इसका आंसर बताओ, फटाफट से बताओ। तो एक बात बताओ, अभिप्रेरण, प्रगति एवं परिणाम का ज्ञान, बिल्कुल ये तो भैया अभिप्रेरण का काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। प्रशंसा और आलोचना दोनों, ये भी करेगा अभिप्रेरण का काम। आकांक्षा स्तर, लेवल ऑफ एस्पिरेशन, ये भी करेगा। तो क्या आ जाएगा? अंतर्व्यक्तिक समायोजन, बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ना। ये प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो भाई। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन, अरे भैया लर्निंग विदाउट बर्डन, सबको याद है ना, बिना बोझ के शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए सत्य कथन नहीं है। भाई प्रश्न पक्के हैं यहाँ से। 6 से 14 वर्ग के प्रत्येक बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, बिल्कुल सही बात है। विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान, बिल्कुल सही बात है। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, बिल्कुल सही बात है। अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटे, आ रहे, यही गलत है भैया, यही गलत है। पता चल गया होगा, पता चल गया होगा। कितने घंटे, कितने घंटे बताओ भाई? 45 घंटे। कितने घंटे? 45। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत हो गया, सही बात है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन यार, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भैया। एक्शन रिसर्च आपको पता है, तब तत्काल हल करने की बात है, तत्काल समस्या का समाधान निपटाया जाता है इसमें शिक्षा के क्षेत्र में। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये प्रश्न आपको फिर से आ सकता है, ध्यान रखना। तो इसमें आपको जो संबंधित मनोवैज्ञानिक है उनको याद रखने हैं। कर्ट लेविन का योगदान है, बिल्कुल बात सही है, इसका है। B.R. बंकिंगम का योगदान है, बिल्कुल इसका भी योगदान है। और ये क्या बोलते हैं, स्टेफन एम कोवे, तो भाई इंपॉर्टेंट पर्सन था ही। तो यानी कि कौन बच गया? स्टेफन एम कोवे। देखो कितना अंतर किया है इसने, वे और रे में अंतर किया है बस, बाकी सारा सेम। क्योंकि हम क्या करते हैं, स्टेफन एम रटने से प्रश्न नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो सी कर देंगे इसको, पूरे याद रखो। 3 आदमी इससे संबंधित है, क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित कितने आदमी है? 3 आदमी, इनको याद रखो, ठीक है ना। क्योंकि ये फिर से रिपीट हो सकता है प्रश्न। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 25 नंबर का शानदार क्वेश्चन मारा है इसने, बहुत बढ़िया। कर देंगे ना इसको। चलो भाई 26वां देखो। शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ज्यादातर आनुपातिक मापने का उपयोग यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है ना। रेशियो स्केल का मापन नहीं करते हम, बाकी इन तीनों का, ऑर्डिनल का, नॉमिनल का, इक्वल इंटरवल का करते हैं, सही है ना। चलो भाई नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन देखो भाई। निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? बाल विकास के सिद्धांत यानी कि बचपन के, जो जीन पियाजे ने तो भैया दिए आपको पता है, बंडूरा ने भी दिया है, वाइगोत्स्की ने भी दिया है। कौन बच गया? मैस्लो भाई साहब। मैस्लो भाई साहब नैतिकता की बात करता है, तुम्हें पता ही है ना। आवश्यकता पदानुक्रम दिया ना मैस्लो ने अभिप्रेरणा का। अरे अभिप्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत नहीं दिया गया? ये तो याद ही होना चाहिए, ये भी आ सकता है परीक्षा में। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 27वां नंबर का। 28वां चलो। आनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? वैध नहीं है मतलब, है ना, आनुवांशिकता की बात कर रहा है भैया, ठीक है ना। तो देखो जुड़वा बच्चों का अध्ययन, अरे भैया वैध विधि है।
अभिभावक बालक का विश्लेषण वैध विधि है। दत्तक ग्रहण अध्ययन, ये भी भैया वैध होगी, ठीक है ना। तो समव्यस्क समअध्ययन, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि अनुवांशिकता का यहाँ पे समव्यस्क सम से कोई मतलब नहीं है, डी आंसर आ जाए इसका, ठीक है ना। चलो भाई 29, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक एवं मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को क्या कहते हैं, यानी कि दैहिक विशेषता है, कैसी विशेषता है, यहाँ पे फिजिकल और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है, तो यहाँ पे फिनोटाइप क्या कर देंगे भैया, फिनोटाइप कर देंगे इसको, है ना, फिनोटाइप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि फिनोटाइप का मतलब है जो हमको दिखती है, जैसे मान ले हमारी ऊंचाई है, ठीक है, हमारा रक्त का प्रकार है, आंखों का रंग, ये सारी चीजें आ जाती है। 30 पे चलो लास्ट क्वेश्चन है, किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बालक विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट एवं पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है। ये तो तुम कर दोगे वैसे ही, है ना, यानी कि पूर्व व्यवस्थित है, अरे सीधा आ जाएगा बायोलॉजिकल, क्या आ जाएगा, बायोलॉजिकल, जैविक, क्या आ जाएगा, जैविक। तो इन प्रश्नों से हमें क्या पता चलता है कि हम सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सही है ना। इन प्रश्नों से हमें ये एक आइडिया मिलता है कि प्रश्न किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं, और कुछ नया नहीं बनेगा पेपर। मैंने आपको बताया पिछले पेपर अगर आप रट के जाते हैं, पिछले पेपरों को आप थोड़ा सा समझ कर जाते हैं, क्योंकि जो रटने की चीज़ है उनको रट लीजिए, समझने की चीज़ है उनको समझ लीजिए, फेल नहीं हो सकते। रीट में हर बच्चा पास हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मेरिट नहीं बनेगी भाई, इतनी कट हो जाएगी। सब लाओ, जितना मिनिमम मार्किंग निश्चित है आपकी कैटेगरी के लिए उतना सारे लाओ, सारा राजस्थान पास हो जाएगा इसमें। बात सही है कि नहीं सही है। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है फिर भी आप सोचो बहुत बढ़िया तैयारी है, जितना है उतना सही है, क्योंकि यार अपन जीरो थोड़ी है, अपन ने एसटीसी भी ऐड कर रखी है ना, एसटीसी भी ऐड कर रखी है, मतलब हम पढ़े लिखे आदमी हैं, अनपढ़ थोड़ी ना है जो डरेंगे, रीट पास करेंगे, है ना, हर व्यक्ति रीट पास करेगा। तो चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।